हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 2 एमाइंस का। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख ले, उसी के बाद पार्ट 2 में समझ में आएगा। तो 2 पार्ट में हमने ये एमाइंस पूरा चैप्टर कवर किया है। एक शॉर्ट वीडियो की तरह हमने इसे ख़त्म किया है। जो हमारी फर्स्ट वाला पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ज़्यादा एक पार्ट में ही ख़त्म कर दूंगा तो कुछ बच्चे जो हैं वो बोर हो जाएंगे। इस वजह से मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं और 2 पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे और सारा का सारा चैप्टर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारे पार्ट 1 में था वो पार्ट 1 में हमने प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस तक देखा था। अब पार्ट 2 जो है वो स्टार्ट होगा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी और उसमें ही बेसिक कैरेक्टर आएगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात होगी। तो इसमें किस किस की बात करनी है? फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करनी है। केमिकल प्रॉपर्टी में एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा वो होगा बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइन। उससे तो क्वेश्चन हमारा आना ही आना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपने पार्ट 2 में जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं एमाइन की। तो एमाइन की प्रॉपर्टीज में बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टी पे पहले बात आती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें देखनी है उनकी स्टेट मतलब कि वो हमें सॉलिड मिलेंगे, लिक्विड मिलेंगे या गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। तो पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे जो हमारे जो लोअर एलिफेटिक एमाइंस है। लोअर एलिफेटिक एमाइंस का मतलब है जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे। फिर थोड़े से नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाएंगे, फिर उनका नेचर देखेंगे, फिर ज्यादा बड़े एमाइन जो होंगे उनका हमें नेचर देखना है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें कि जो हमारे एमाइंस लोअर एलिफेटिक एमाइंस होते हैं वो नेचर में गैसेस होते हैं। मतलब जितना छोटा हम एमाइन लेंगे जो हमारे लोअर एलिफेटिक एमाइन होंगे वो नेचर में कैसे होंगे? गैसेस होंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं नेचर की बात करूं तो नेचर में सबसे पहला जो आएगा वो आएगा लोअर जो एलिफेटिक एमाइन है। लोअर एलिफेटिक एमाइंस आर गैसेस, और जो उनकी स्मेल होती है ना वो फिशी स्मेल रखते हैं। उससे आगे अगर हम बात करें कि जो भी हमारे ऐसे एमाइन जिनके अंदर 3 या 3 से ज्यादा कार्बन पाए जाते हैं, वो एमाइन जिनके अंदर 3 या 3 से ज्यादा कार्बन पाए जाएंगे वो एमाइन नेचर में कैसे होंगे? लिक्विड होंगे। और जो ज्यादा बड़े एमाइंस होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कार्बन, बहुत सारे कार्बन पाए जाते हैं, तो वो क्या बनाएंगे? एक बहुत बड़ा कंपाउंड बनाएंगे। एमाइन का एक हायर कार्बन रखने वाला एमाइन जो होगा वो हमारा नेचर में कैसा होगा? सॉलिड होगा। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साफ साफ, एनसीईआरटी में फिजिकल प्रॉपर्टी में आप पढ़ेंगे यहां से कि द लोअर एलिफेटिक एमाइंस आर गैसेस विद फिशी ओड्योर। मतलब कि जो हमारे लोअर एलिफेटिक एमाइंस हैं वो कैसे हैं? गैसेस हैं। उसके बाद प्राइमरी एमाइंस विद 3 और मोर कार्बन एटम्स आर लिक्विड। वो प्राइमरी एमाइन जिनके अंदर 3 या 3 से ज्यादा कार्बन पाए जाएंगे वो लिक्विड होंगे। और जो हायर एमाइन है वो नेचर में कैसे होंगे? सॉलिड होंगे। तो लोअर एलिफेटिक एमाइंस आर गैसेस, और वो एमाइंस which have 3 or more कार्बन वो नेचर में कैसे होंगे? वो नेचर में होंगे लिक्विड। और जो हमारे हायर है, जो हायर एमाइंस है जिनके अंदर बहुत ज्यादा कार्बन है वो हायर एमाइंस नेचर में कैसे होंगे? वो नेचर में होंगे सॉलिड। तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी खत्म हो जाती है जिसमें हमें नेचर के बारे में बात बताई जाती है। उससे आगे दूसरी वाली बात जो होती है वो होती है हमारी सोल्यूबिलिटी की, कि जो हमारे एमाइन है वो वाटर में सोल्यूबल होंगे या वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे। तो जो हमारे लोअर एलिफेटिक एमाइंस होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि लोअर एलिफेटिक एमाइन वाटर में मिल जाते हैं क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन अगर हायर एमाइन की बात करें जिनके अंदर ज्यादा कार्बन होंगे तो वे वाले एमाइन वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, क्योंकि जो
जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे तो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वो वाटर को हेट करता है, मतलब कि वाटर को रिपेल करता है। तो आप बताओगे कि अगर हम सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं तो लोअर एलिफेटिक एमाइन आर सोल्यूबल इन वाटर, लोअर एलिफेटिक एमाइंस आर सोल्यूबल इन वाटर। किसकी वजह से? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो होंगे एलिफेटिक एमाइंस हमारे सोल्यूबल होंगे वाटर। उससे आगे अगर हम हायर वालों की बात करें तो हायर जो हमारे एमाइन होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने की वजह से उनका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट इंक्रीज हो जाता है। तो जो हायर होते हैं, हायर एमाइंस, हायर एमाइंस वो हमारे होते हैं इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बढ़ जाता है और हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट वाटर से हेट करता है, वाटर को रिपेल करता है। ठीक है, तो इसमें हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी, एक पढ़ ली हमने कौन सी वाली? नेचर वाली। दूसरी वाली हमने कौन सी वाली देख ली? सोल्यूबिलिटी की। अब थर्ड वाली पे बात आती है। जो थर्ड वाली की बात है वो है बॉइलिंग पॉइंट की। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले एक बात होती है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। अगर मान लीजिए जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा होगा उसका ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिया CH3NH2 और एक लिया मैंने CH3CH2 और NH2। CH3CH2NH2 अगर इसका हम मोलिकुलर मास निकालें और इसका मोलिकुलर मास निकालें तो ये वाला मोलिकुलर मास ज्यादा रखेगा और इसी का ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। तो एक सबसे पहली बात हमें याद रखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। जिस एमाइन का मोलिकुलर मास ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है भाई, ये बनाना देंगे आज एक कू करे जा रहे हैं, इन्हें भगाया यार, कैसे आपत्ति मचा दी ना। टाइम देखिए इसका, भागा क्या? तो आगे अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके? मोलिकुलर मास के। अब कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ हमारे पास कंपाउंड हो और उन सभी कंपाउंड का मोलिकुलर मास क्या हो? सेम हो। जैसे हमने क्या करा, ब्यूटेन का आइसोमर बना लिए, पेंटेन का आइसोमर बना लिए, तो उनका क्या रहेगा? फॉर्मूला क्या रहेगा उनका? सेम। फॉर्मूला सेम रहेगा तो मोलिकुलर मास सेम आएगा। तो उनमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट अगर मान लीजिए सेम मोलिकुलर मास है, अगर सेम मोलिकुलर मास हुआ तो उस वाली कंडीशन में हम ये पहचान करेंगे कि वो हमारा प्राइमरी एमाइन है, सेकेंडरी एमाइन है या टर्सरी एमाइन है। वो प्राइमरी एमाइन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्सरी एमाइन। तो प्राइमरी एमाइन अगर बनाए तो प्राइमरी एमाइन है RNH2, जो सेकेंडरी एमाइन है वो है RNH R या R डैश, और टर्सरी एमाइन जो है वो है RN R और R। तो ये वाला हमारा हुआ प्राइमरी एमाइन, ये वाला हमारा हो गया सेकेंडरी एमाइन और ये वाला हमारा क्या हो गया? टर्सरी एमाइन। तो प्राइमरी एमाइन जो होगा वो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखेगा, प्राइमरी एमाइन ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है। प्राइमरी एमाइन ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों रखता है? क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोजन।
तो ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा? प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का, और फिर रहेगा टर्सरी का। प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से ज्यादा होता है क्योंकि उसके पास 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो जाती है। पर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी हो जाएगी? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन हुए वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा करेगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो ये बात हमारी खत्म होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। उससे अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन पर, केमिकल रिएक्शन पर। अब अगर हम एमाइन के बारे में बात करें तो एमाइन जो है वो है RNH2, और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे एमाइन जो है वो, नाइट्रोजन जो है उसमें एमाइन में वो एक लोन पेयर रखता है। उस लोन पेयर रखने की वजह से एमाइन जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो हमसे बात पूछी जा सकती है कि एमाइन जो है वो किसी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? तो हम उसमें आंसर देंगे एमाइन जो है वो हमारे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव एमाइन क्यों कर रहा है? सेकंड क्वेश्चन ये उत्पन्न होता है। तो आप उसमें बताओगे कि एमाइन जो है उसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास है एक लोन पेयर, उस लोन पेयर की वजह से एमाइन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो एमाइन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं। और हमें एक बात और यहां से पता चलेगी, जो इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी है वो है बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइन। इसका मतलब एमाइन के अंदर बेसिक कैरेक्टर पाया जाता है। अब हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि एमाइन के अंदर बेसिक कैरेक्टर पाया जाता है? तो क्लास 10th में हमें एक रिएक्शन बताई जाती है जिस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमसे बोला जाता है कि जब हम एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो वो साल्ट और वाटर बनाता है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे? पहले हम अपना एमाइन लेंगे और उस एमाइन को किसके साथ मिलाएंगे? एसिड के साथ। तो एमाइन को जब हम एसिड के साथ मिलाते हैं तो मिलाने के बाद वो क्या बनाता है? वो एक साल्ट बनाता है, जिससे ये कंफर्म होता है कि एसिड के साथ कोई चीज जो मिल रही है वो बेस होगी, तभी उससे साल्ट बना है। तो एसिड के साथ कौन मिला था? एमाइन। तो एमाइन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एमाइन यहाँ पे एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है, जिससे हम ये बोलेंगे कि एमाइन जो है वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है। जैसे हमारी रिएक्शन है कि हमने ये क्या करा, एक ये एमाइन लिया और इस एमाइन को यहाँ पे मिनरल एसिड के साथ मिला दिया। जब एमाइन को मिनरल एसिड के साथ मिलाएं तो यहाँ पे ये जो बना RNH3+ और X-, ये क्या होगा? हमारा साल्ट होगा। तो ये साल्ट और ये क्या है? एसिड। तो एसिड के साथ कौन मिला? एसिड के साथ कौन मिला जिसने साल्ट बनाया? तो वो कौन होगा? बेस। तो इस रिएक्शन से हमें पता चली ना कि ये चीज बेस है जो एसिड के साथ मिल रही है और क्या बना रही है? साल्ट बना रही है। तो ये कौन सा वाला हमने एमाइन लिया? ये है हमारा एलिफेटिक वाला। तो एलिफेटिक एमाइन को अगर हम मिला रहे हैं किसके साथ? एसिड के साथ, तो वो क्या बना रहा है? साल्ट, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एलिफेटिक एमाइन एक बेस की तरह बिहेव करता है। उसके बाद हमने एक एरोमेटिक एमाइन लिया। तो एरोमेटिक एमाइन बेंजीन रिंग NH2, जिसको हम क्या कह रहे हैं? एनिलीन। और एनिलीन को अगर हम HCl के साथ मिलाते हैं, अगर एनिलीन को किसके साथ मिला रहे हैं? HCl के साथ, तो वो भी हमें क्या बना के दे रहा है? वो भी हमें बना के दे रहा है एक साल्ट, जिससे ये बात कंफर्म होती है ये क्या है? एसिड। तो ये क्या है? बेस। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एमाइन ही बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, एरोमेटिक एमाइन भी बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। नीचे वाली रिएक्शन दिखा रही है। तो एलिफेटिक एमाइन हो या एरोमेटिक एमाइन हो, दोनों के दोनों ही बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे। अब बात ये आती है कि जो हमने एलिफेटिक एमाइन या एरोमेटिक एमाइन से जो बनाया है साल्ट, अगर उस साल्ट को वापस से एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिला दें, अब की बार क्या कर रहे हैं? जो साल्ट बनाया उस बने हुए साल्ट को हम क्या करेंगे? NaOH के साथ मिला रहे हैं। तो अगर हम उसे NaOH के साथ मिलाते हैं तो NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वापस से वो अपने पेरेंट एमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एमाइन साल्ट ऑन ट्रीटमेंट विद बेस, amine salt on treatment with base like NaOH regenerate the parent amine। इसका मतलब जो हमारा एमाइन साल्ट बना है, अगर उस एमाइन साल्ट को हम NaOH के साथ मिलाएं, बेस के साथ मिलाएं, तो वापस से वो अपना पेरेंट एमाइन बना के देता है। ठीक है, जो हमारा एमाइन बना
उस एमाइन में हमने बेस मिलाया, वो एमाइन जो हमारा जो एमोनिया जो साल्ट बना है उस साल्ट में हमने क्या करा है, बेस मिलाया। तो बेस मिलाने के बाद वो क्या बना के दे रहा है हमें, पेरेंट एमाइन बना के दे रहा है। तो ये जो हमारा एमाइन साल्ट होता है ये सोल्यूबल होता है वाटर में और इनसोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जो हमारा यहाँ पे एमाइन साल्ट बना है वो एमाइन साल्ट की अगर सोल्यूबिलिटी की बात करें तो एमाइन साल्ट जो है वो सोल्यूबल होगा वाटर में और इनसोल्यूबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे ईथर। तो हम कह सकते हैं कि जो एमाइन साल्ट बना है वाटर में तो सोल्यूबल है लेकिन ईथर में इनसोल्यूबल होगा। जब हम इसको वाटर में मिलाते हैं एमाइन को तो कुछ ये वाली रिएक्शन हमें दिखती है कि एमाइन को जब हम वाटर में मिलाएंगे तो ये बनाएगा RNH3+ और OH-। तो RNH3+ OH- यहाँ पे इसने बनाया, तो हम यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट निकालेंगे। तो कांस्टेंट निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट, ये क्या हो गया हमारे रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा, तो H2O के कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई किसके साथ कर देते हैं, K के साथ, तो वो क्या बन जाता है हमारा Kb। तो यहाँ पे एक हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलती है जिस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या नाम दे रहे हैं, Kb, और इसमें Kb इज इक्वल टू हुआ RNH3+ OH- अपॉन RNH2। तो जो ये हमारा यहाँ पे डिसोसिएशन, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये OH- जो है, इस OH- यहाँ क्या आ रहा है ऊपर, यहाँ पे क्या आ रहा है Kb, तो ये Kb की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH-। और हमने पहले ही ये बात पढ़ रखी है, क्या बात पढ़ रखी है हमने पहले ही, कि जिसके अंदर OH- आयन ज्यादा होते हैं वो ज्यादा बेसिक होता है। तो अगर किसी की आपको Kb की वैल्यू पता है, अगर किसी की Kb की वैल्यू पता है तो आप उसका बेसिक कैरेक्टर भी बता सकते हैं। तो Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, OH- के, और OH- आयन जिसके अंदर ज्यादा है वही ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। इसका मतलब अगर किसी का Kb ज्यादा है, अगर किसी का Kb ज्यादा है तो वो ज्यादा बेसिक होगा। जैसे हमने एक कंपाउंड ए लिया, एक एमाइन ए लिया जिसमें Kb की वैल्यू सपोज 2.3 है, और हमने एक बी लिया जिसमें Kb की वैल्यू 3.2 है। तो जिसकी Kb की वैल्यू ज्यादा होगी वही हमारा ज्यादा बेसिक होगा। तो बी वाला ज्यादा बेसिक है किसकी अपेक्षा, ए की अपेक्षा। तो Kb की बात तो हमें समझ में आती है। तो एक हमारा फॉर्मूला होता है, एक और क्वांटिटी होती है Pkb। तो Pkb इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ Kb। तो माइनस लॉग के आगे अगर माइनस आया तो लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि Pkb विल बी इक्वल टू log 1/Kb, जिससे हमें यहां पे बात पता चल रही है कि Pkb इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb। अगर कहीं पे Kb की वैल्यू बढ़ी तो Pkb की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, और Kb की वैल्यू बढ़ी तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जिससे हमें क्या बात पता चल रही है, Kb की वैल्यू ज्यादा, Pkb की वैल्यू कम, Kb की वैल्यू ज्यादा, Pkb की वैल्यू कम, इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये वाली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसमें क्या है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb की ज्यादा वैल्यू या स्मॉलर वैल्यू ऑफ Pkb, वो क्या बताएगी, स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर मान लो Kb की वैल्यू, जैसे मैंने Kb का एक एग्जांपल लिया कि Kb की वैल्यू B वाले की ज्यादा है, ये ज्यादा बेसिक होगा। तो Pkb के भी अगर दो हमारे लिए सॉल्यूशन दिए गए जिसमें Pkb की वैल्यू कम, Pkb की वैल्यू क्या कम, उतना ही ज्यादा बेसिक। जिसमें Kb की वैल्यू ज्यादा, Kb की वैल्यू ज्यादा, तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या हुआ, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर की बात समझ में आई होगी। Kb के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो Kb की वैल्यू देखकर कौन सा वाला ज्यादा बेसिक है, Pkb की वैल्यू देखकर आप बता सकते हो कौन सा वाला ज्यादा बेसिक होगा। उससे आगे बात आ जाती है कि अगर मान लीजिए हमें कोई भी एक एल्काइल एमाइन दिया है या हमें अमोनिया दिया है,
तो यहाँ में हमें देखना है कि कौन सा वाला हमारा ज्यादा बेसिक होगा। तो एल्काइल एमाइन वर्सेस अमोनिया कौन सा वाला ज्यादा बेसिक है, इसके बारे में हमें अब पहचान करनी है। तो अमोनिया में और एल्काइल एमाइन में अमोनिया वाला लेते हैं। तो एल्काइल एमाइन RNH2 और अमोनिया RNH3। तो एल्काइल एमाइन मतलब एल्केन एमाइन और अमोनिया हमने लिया। तो एल्केन एमाइन में जो नाइट्रोजन है उसके पास एक लोन पेयर है और अमोनिया में जो है उसके पास भी क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, जिसकी वजह से हम ये नहीं बता सकते कि कौन से वाले का बेसिक कैरेक्टर अभी क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होना वो डिपेंड करेगा जिसमें नाइट्रोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। जिसमें नाइट्रोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वही हमारा ज्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है इसका बेसिक कैरेक्टर डिपेंड करेगा किसके ऊपर, आई इफेक्ट की वजह, आई इफेक्ट के ऊपर। तो बेसिक कैरेक्टर, जो इनका बेसिक कैरेक्टर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई इफेक्ट। ठीक है जी, प्लस आई इफेक्ट। तो जब भी अगर कोई भी चीज प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव आई इफेक्ट शो कर रही है, तो जहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी नाइट्रोजन पे, जिसपे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, उसका ही बेसिक कैरेक्टर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो जिस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वही ज्यादा बेसिक होगा, वही ज्यादा बेसिक होगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पे एल्केन एमाइन RNH2 और अमोनिया को ऐसे लिख सकते हैं H और NH2। दोनों के पास लोन पेयर है, तो दोनों के पास लोन पेयर है तो ये वाली चीज कंपेयर नहीं करा सकती कौन से वाले जो है वो ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, तो जो ये R है एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये इसके लिए इलेक्ट्रॉन देगा। जब इसके लिए इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज। किसकी अपेक्षा, अमोनिया की अपेक्षा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब इसी का ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, इसी का ही ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा, इसी का ही ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। तो हमें सीधी बात ये समझ में आती है कि एल्केन एमाइन वर्सेस अमोनिया में देखें तो एल्केन एमाइन वाले जो हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं। तो एल्केन एमाइन वो ज्यादा बेसिक होंगे किसकी अपेक्षा, अमोनिया की अपेक्षा। अब जो एल्केन एमाइन है इसमें भी एक कंडीशन आती है कि एल्केन एमाइन हमारे तीन तरीके के होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और टर्सरी होता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में से कौन सा वाला ज्यादा बेसिक होगा। तो प्राइमरी एमाइन हमने क्या बनाया, RNH2, सेकेंडरी एमाइन बनाए तो RNHR और टर्सरी एमाइन बनाए तो RNR और R। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। तो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, तीनों के पास क्या रहेगा, अपना लोन पेयर रहेगा। तो ये तीनों में बात कॉमन है, इससे हम ये नहीं बता सकते कि कौन से वाले का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो हम जो बताएंगे वो देखेंगे कि यहाँ पे एक R ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे 2 R ग्रुप है, ये दोनों प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, ये 3 R ग्रुप है। तो 3 R ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं नाइट्रोजन के लिए। इसका मतलब इन तीनों में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर होगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो बेसिक कैरेक्टर भी इसी का सबसे ज्यादा होगा। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में
3 डिग्री का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, और फिर किसका आएगा 1 डिग्री का। तो एल्केन एमाइन में भी ये वाला ऑर्डर रहेगा कि 3 डिग्री का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, और उसके बाद क्या आता है NH3। ठीक है भाई। तो एल्केन एमाइन वर्सेस अमोनिया में एल्केन एमाइन जो होंगे वो ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे, और एल्केन एमाइन में भी टर्सरी एमाइन जो होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है। उसके बाद जो बात आती है वो आती है मिथाइल और इथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन की। तो मिथाइल इथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन, उसमें हम बेसिक कैरेक्टर देखेंगे। तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हैं। अगर किसी भी अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड की बात होगी तो उसमें मोस्टली कौन से में एक्वस सॉल्यूशन में या तो मिथाइल का आएगा या फिर किसका आएगा इथाइल का आएगा। तो इथाइल सब्स्टिट्यूटेड और मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन में बेसिक कैरेक्टर का क्या ऑर्डर होता है, तो हम पहले देखेंगे इथाइल वाला और फिर देखेंगे मिथाइल वाला। तो इथाइल वाले में ये क्या है, ये वाला है 2 डिग्री, ये वाला क्या है 3 डिग्री, और ये वाला क्या है 1 डिग्री, और फिर हमारा बाद में है ही है अमोनिया। तो अगर कहीं पे इथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन आते हैं तो इथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन में सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की, और फिर किसकी आती है 1 डिग्री की। अब मिथाइल में देखें तो ये क्या है 2 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री, और बाद में है अमोनिया। तो यहां से हमें एक बात और पता चल रही है कि इथाइल और मिथाइल में दोनों में ही ऑर्डर क्या है, अलग अलग है बेसिक कैरेक्टर का, इसमें एक्वस सॉल्यूशन में। तो इथाइल के लिए पूरा ठीक तरीके से रट्टा मान लेना है 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, और मिथाइल के लिए भी पूरा 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। तो चाहे वो इथाइल वाला हो या मिथाइल वाला हो, दोनों में एक चीज कॉमन है कि 2 डिग्री वाला ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है। तो एल्काइल एमाइन वर्सेस अमोनिया हमने देख लिया, और मिथाइल सब्स्टिट्यूट एमाइन वाला देख लिया, इथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन वाला देख लिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन में कौन सा ज्यादा बेसिक होगा वो देखा। उसके बाद आता है एराइल एमाइन वर्सेस अमोनिया। एराइल एमाइन हमने बनाया ये बेंजीन रिंग, उसके ऊपर NH2, इसको बोलेंगे एराइल एमाइन। और ये है अमोनिया NH3। तो यहाँ अमोनिया के पास लोन पेयर और यहाँ पे NH2 के पास क्या है लोन पेयर। जो ये बेंजीन है, इस बेंजीन पर क्या होता है, बेंजीन पर रेजोनेंस इफेक्ट, बेंजीन पर क्या है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट होने की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे डिलोकलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ गए, तो नाइट्रोजन के पास क्या रह गए इलेक्ट्रॉन कम, इसकी अपेक्षा। यहाँ पे तो 2 रखे हुए हैं, यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे डेंसिटी नाइट्रोजन पे घट गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई नाइट्रोजन पर। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई है तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा कम। तो बेसिक कैरेक्टर हो गया कम। तो यहां से हमें एक बात पता चलती है कि एराइल एमाइन लेस बेसिक होते हैं अमोनिया से। एराइल एमाइन और लेस बेसिक देन एमोनिया। एमोनिया ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि एराइल एमाइन में रेजोनेंस इफेक्ट है। तो अगर हम ऑर्डर लिखें तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका, सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर है एल्केन एमाइन का। एल्केन एमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होंगे। उसके बाद अमोनिया, और अमोनिया के बाद नंबर आएगा कहीं एराइल एमाइन का। ठीक है। तो इसमें जो एल्केन एमाइन है उसमें भी क्या है, पहले आएगा 3 डिग्री, फिर आएगा 2 डिग्री, फिर आएगा 1 डिग्री, फिर आएगा अमोनिया, फिर आएगा NH2 बेंजीन रिंग। ठीक है। अब जो हमारे एराइल एमाइन है और उन एराइल एमाइन के भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप में अगर हम देखें तो एक हमने ये लिया बेंजीन रिंग NH2, सपोज करो यहाँ पे NO2 ग्रुप है,
यहाँ बेंजीन रिंग NH2 और यहाँ पे CH3 ग्रुप है। अब इन दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा बेसिक होगा? तो भाई दोनों पे लोन पेयर तो बचा ही ना, तो वो तो खत्म। अब ये नाइट्रोजन NO2 जो है वो क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये CH3 कम से कम इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट, यहाँ माइनस आई इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी, इससे तो ज्यादा ही बढ़ेगी क्योंकि ये तो अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर भी किसका ज्यादा होगा? इसी का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर की बात होती है खत्म। बेसिक कैरेक्टर वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है, कर लेना है, इससे क्वेश्चन जरूर है। आगे बात आती है एसाइलेशन रिएक्शन की। तो अब इसकी दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं, एसाइलेशन रिएक्शन। तो एसाइलेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? एसाइलेशन रिएक्शन में हमें बात बताई जाती है जब हम एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइन को मिलाते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड या फिर ईस्टर से, तो वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और ऐसी वाली रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? एसाइलेशन रिएक्शन। तो जब एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, प्राइमरी हो या सेकेंडरी एमाइन हो, अगर वो मिलता है एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड और ईस्टर के साथ, तो उसमें होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ऐसी वाली रिएक्शन को नाम क्या दिया जाता है? एसाइलेशन रिएक्शन। जो एसाइलेशन रिएक्शन होती है उसमें एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसके अंदर एक नया फंक्शनल ग्रुप होता है, और वो फंक्शनल ग्रुप किसका होता है? एमाइड का। तो नया फंक्शनल ग्रुप किसका बना? एमाइड का बना। तो एसाइलेशन रिएक्शन में कौन किससे मिलता है? तो एसाइलेशन रिएक्शन में प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन, सेकेंडरी एलिफेटिक एमाइन या प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, सेकेंडरी एरोमेटिक एमाइन रिएक्ट करता है एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड या फिर ईस्टर के साथ। वहां पे होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक नया ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, एमाइड का कंपाउंड बनता है। उस वाली रिएक्शन को नाम दिया जाता है एसाइलेशन रिएक्शन। तो हमसे पूछा जाता है कि एसाइलेशन रिएक्शन जो होती है ये एक बेस की प्रेजेंस में होती है। तो हमसे बोला जा सकता है किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? बेस की प्रेजेंस में। नया ग्रुप क्या बनेगा? नया ग्रुप जो होगा वो किसका होगा? एमाइड का होगा। तो अगर आप एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन को किसके साथ ले रहे हैं? इन तीनों के साथ। तो कौन सी रिएक्शन हो गई? ये रिएक्शन हो गई हमारी एसाइलेशन रिएक्शन। अगर इसी में मैं इन तीनों को बदल के और एक अलग कंपाउंड ले लूं जिसका नाम क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। अगर हम एमाइन को मिला देते हैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ तो फिर वो वाली रिएक्शन बेंजोइलेशन रिएक्शन हो जाती है। तो एसाइलेशन रिएक्शन में तीन हम मिला रहे हैं एमाइन के साथ, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड और तीसरा वाला क्या है हमारा? ईस्टर। और जो हमारी ये वाली रिएक्शन है बेंजोइलेशन रिएक्शन, उसमें हम मिला रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड को। तो एसाइलेशन रिएक्शन में ही दूसरी वाली जो आ जाती है वो आ जाती है बेंजोइलेशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे जो नया फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ पे भी क्या है? एमाइड है। और इसमें यहाँ पे भी क्या है? एमाइड। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बल्कि रिएक्शन का नाम बदल गया है क्योंकि उसके साथ जो रिएक्शन कर रहा है वो अलग अब की बार रिजेंट है। पहले कौन था? एसिड क्लोराइड मिलाया, एनहाइड्राइड मिलाया, ईस्टर, और अब की बार कौन है? बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड को मिलाओगे तो उस रिएक्शन का नाम हो जाएगा बेंजाइलेशन रिएक्शन, और ऊपर इन तीनों को मिलाओगे तो उस वाले रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? एसाइलेशन रिएक्शन। वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन आ गई है, तीन रिएक्शन आएंगी, तीनों का ही टेस्ट में प्रयोग किया जाएगा। आपसे बोला जाएगा 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा टेस्ट का, डिस्टिंग्विश करने के लिए केमिकल टेस्ट दिखाइए, प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन में दिखाइए, टर्सरी अमाइन प्राइमरी अमाइन में दिखाइए। तो ये जो अब आगे 3 रिएक्शन आने वाली हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो क्वेश्चन कोई ज्यादा बड़ा नहीं होगा, या तो वो क्वेश्चन कन्वर्जन से होगा या फिर वो क्वेश्चन हमारा एक केमिकल टेस्ट से होगा। तो केमिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमें इन तीनों रिएक्शन को देखना है। तो रिएक्शन जो आती है वो आती है कार्ब एमाइन रिएक्शन। कार्ब एमाइन रिएक्शन में हमें क्या बात बताई जाती है? तो कार्ब एमाइन रिएक्शन में हमें बात बताई जाती है कि हमारे पास जो एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन है या एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन है, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन हो
या एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन हो, जब उसको हीट कर देते हैं क्लोरोफॉर्म और इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। क्लोरोफॉर्म और इथेनोलिक हाइड्रोक्साइड, वो इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम उसको हीट कर देते हैं तो वो हमें एक फुल स्मेल कंपाउंड बना के देता है, आइसोसाइनाइड। तो प्राइमरी एमाइन जो हैं, अगर उनकी रिएक्शन CHCl3 और KOH के साथ मिला के हीट कर रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, फुल स्मेल सब्सटेंस, फुल स्मेलिंग सब्सटेंस। जबकि सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन जो होते हैं वो रिएक्शन शो नहीं करते। तो इस कार्बन एमाइन रिएक्शन को एक टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्या बन रहा है, आइसोसाइनाइड। तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसका कहां पे प्रयोग किया जाएगा, इसका प्रयोग किया जाएगा, मान लो आपसे बोला गया कि एक हमें दिया प्राइमरी एमाइन और एक हमें दिया सेकेंडरी एमाइन, स्ट्रक्चर देगा वो, तो स्ट्रक्चर बनाने से आपको पता चल जाएगी कि ये वाला प्राइमरी और ये वाला सेकेंडरी है। तो जो प्राइमरी एमाइन होगा, जो प्राइमरी एमाइन होगा वो तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 और इथेनोलिक KOH के साथ मिलकर जब आप उसे हीट करोगे तो हीट करने के बाद वो क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड कंपाउंड, और ये आइसोसाइनाइड कंपाउंड नहीं बनाएगा। तो ये जो है, ये प्राइमरी एमाइन आइसोसाइनाइड टेस्ट शो करते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन आइसोसाइनाइड टेस्ट शो नहीं करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन टेस्ट, केमिकल टेस्ट भी पूछा जा सकता है या कन्वर्जन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कार्ब एमाइन रिएक्शन में क्या हो रहा है, कार्ब एमाइन रिएक्शन में हमारा एमाइन से आइसोसाइनाइड कंपाउंड बन रहा है, और वो कौन सा वाला बनेगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमाइन बनेगा। ठीक है, इसको एक नाम से जाना जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट कंपेयर करवा सकता है प्राइमरी सेकेंडरी में, प्राइमरी टर्सरी में। उसके बाद आता है हमारा नाइट्रस एसिड। जो हम एमाइन की बात करते हैं तो एमाइन जो है उसकी 3 क्लासेस होती हैं। एमाइन प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्सरी भी हो सकता है। तो पहले हमें देखना है प्राइमरी एमाइन क्या करता है, नाइट्रस एसिड के साथ कैसी रिएक्शन शो करता है। तो जितने भी हमारे प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन होते हैं वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद एक एलिफेटिक डाइएजोनियम साल्ट बनाते हैं। और जो एलिफेटिक डाइएजोनियम साल्ट बनता है वो अनस्टेबल होता है। अगर हम उसका हाइड्रोलाइसिस करें तो वो अल्कोहल बनाता है और नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है। और जो ये नाइट्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है, इस नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन में। तो एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन में किसका यूज किया गया, नाइट्रोजन का। वो नाइट्रोजन कब निकली, वो नाइट्रोजन जब निकली जब हम किसको मिला रहे हैं, अपने एमाइन को मिला रहे हैं नाइट्रस एसिड के साथ, तो वो डाइएजोनियम साल्ट बनाता है। डाइएजोनियम साल्ट के बाद वो अनस्टेबल है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, टूट जाता है, अल्कोहल बनाता है और क्या बनाता है, N2। तो ये वाली रिएक्शन यूज की जाएगी कहां पे, जहां पे आपको एमाइन से क्या बनाना हो, एमाइन से बनाना हो अल्कोहल। जैसे इथेन एमाइन से इथेनॉल बनाना, तो सीधा HNO2 के साथ मिला के और रिएक्शन करके दिखा तो बन जाएगा इथेनॉल। ठीक है, तो ये भी एक टेस्ट के रूप में इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये क्या रिलीज कर रहा है यहाँ पे, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस कब रिलीज होती है, जब हम प्राइमरी एमाइन को मिलाते हैं किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। तो कौन सी गैस रिलीज हुई, N2 गैस। लेकिन सेकेंडरी एमाइन N2 गैस रिलीज नहीं करता है। तो इसको नाइट्रस एसिड टेस्ट भी हम लिख सकते हैं कि प्राइमरी एमाइन और सेकेंडरी एमाइन में यूज किया जाएगा। प्राइमरी एमाइन नाइट्रोजन गैस देते हैं और सेकेंडरी एमाइन नाइट्रोजन गैस नहीं देते हैं। दोनों रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एमाइन से अल्कोहल बन जाएगा, यहाँ पे एमाइन से आइसोसाइनाइड कंपाउंड बन जाएगा। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जाना जाएगा। प्राइमरी एमाइन शो करेंगे, सेकेंडरी टर्सरी नहीं करेंगे। इसमें अगर हम देखें तो इसमें नाइट्रस एसिड टेस्ट भी कह सकते हैं। इसमें एमाइन से क्या बना, अल्कोहल बना और नाइट्रोजन गैस रिलीज हुई। जो हमारे सेकेंडरी वाले हैं वो नाइट्रोजन गैस रिलीज नहीं करेंगे। लास्ट रिएक्शन है ये इसकी, मतलब लास्ट टेस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। तो पहले आपसे बोला जाता है कि एराइल सल्फोनिल क्लोराइड कहते किसे हैं, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड।
तो जो हमारा एराइल सल्फोनिल क्लोराइड होता है, उस एराइल सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसवर्ग रिजेंट बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हिंसवर्ग रिजेंट। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि एराइल सल्फोनिल क्लोराइड को क्या कहते हैं? एराइल सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसवर्ग रिजेंट कहते हैं। जब हिंसवर्ग रिजेंट कहते हैं तो उसका हिंसवर्ग रिजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? कई बार पूछा गया हिंसवर्ग रिजेंट का फॉर्मूला बताइए या एराइल सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए। तो फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl। C6H5SO2Cl एराइल सल्फोनिल क्लोराइड कह दीजिए या फिर हिंसवर्ग रिजेंट कह दीजिए। तो हिंसवर्ग रिजेंट का प्रयोग किया जाएगा, हिंसवर्ग रिजेंट का प्रयोग किया जाएगा प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्सरी एमाइन में केमिकल टेस्ट करने के लिए। कैसे करते हैं? जो हमारे प्राइमरी एमाइन होते हैं, जो भी प्राइमरी एमाइन होंगे, जब उन प्राइमरी एमाइन को हिंसवर्ग रिजेंट के साथ मिलाया जाएगा तो मिलाने के बाद वो एक एमाइड कंपाउंड बनाएंगे। वो एक एमाइड का क्या बनाएंगे? कंपाउंड। जो एमाइड का कंपाउंड सोल्यूबल होगा किसमें? एल्कली में। सोल्यूबल होगा एल्कली में। अब हमने क्या करा? सेकेंडरी एमाइन लिया। जो सेकेंडरी एमाइन है उस सेकेंडरी एमाइन को हिंसवर्ग रिजेंट के साथ मिलाएंगे। तो सेकेंडरी एमाइन को जब हिंसवर्ग रिजेंट के साथ मिलाया जाएगा तो वो भी एक कंपाउंड बनाएगा एमाइड का ही। तो एमाइड का जो कंपाउंड बनेगा, लेकिन वो कंपाउंड क्या होगा? इनसोल्यूबल होगा किसमें? इनसोल्यूबल होगा एल्कली में। बस ये थोड़ा अंतर है। प्राइमरी एमाइन ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जो सोल्यूबल होता है एल्कली में। सेकेंडरी एमाइन हिंसवर्ग एजेंट के साथ मिलकर ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जो इनसोल्यूबल होता है एल्कली में। बात रही किसकी? बात रही इसकी टर्सरी एमाइन की। जो टर्सरी एमाइन होते हैं अगर उनको हम हिंसवर्ग रिजेंट के साथ मिलाएं तो क्या दिखाएंगे? नो रिएक्शन, वो एमाइड नहीं बनाते हैं। तो इसका प्रयोग हिंसवर्ग रिजेंट का प्रयोग किया जाएगा आपसे ये पूछने के लिए कि बताइए कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में आप केमिकल टेस्ट करिए तो वहां पे हिंसवर्ग रिजेंट लगाएं। हिंसवर्ग रिजेंट का फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। अब जो रिएक्शन आती हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहली वाली रिएक्शन आती है ब्रोमिनेशन की। ब्रोमिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ब्रोमीन, मतलब हम इसमें अब रिएक्शन करवाएंगे किसकी? ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन की रिएक्शन करवाते हैं। तो जो हमारा एनिलीन है उस एनिलीन को किसके साथ मिला रहे हैं? अगर एनिलीन को ब्रोमीन वाटर के साथ मिलाया जाता है एक रूम टेम्परेचर पर, तो जब ब्रोमीन वाटर के साथ एनिलीन को मिलाएंगे, ब्रोमीन वाटर को एनिलीन के साथ मिलाएंगे तो वो बनाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। एनिलीन को किसके साथ मिला रहे हो? एनिलीन को मिला रहे हैं ब्रोमीन वाटर के साथ। तो क्या बना रहा है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। जो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना है वो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई ये तो 3 Br आ गए, तो कैसे कंट्रोल करके क्या करा जाए? इस रिएक्शन को कंट्रोल्ड किया जाए। रिएक्शन को कंट्रोल करने के बाद सिर्फ मोनोब्रोमिनेशन करवाया जाए, मतलब कि एक ही ब्रोमीन आए। तो अगर एक ब्रोमीन आना है तो वहां पे हमें एक कैटलिस्ट लेना होगा, और वो कैटलिस्ट जो है वो है एसिड एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायराडिन। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन करवाएं CH3CO होल ट्वाइस O के साथ पायराडिन के प्रेजेंस में, और उसके बाद फिर ब्रोमिनेशन करवाएं और OH माइनस H प्लस के साथ मिलाएं, तो फिर सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? एक Br, मतलब फिर आपका बनेगा 4 ब्रोमो एनिलीन। तो यहाँ पे एक ब्रोमीन आया तो इसको बोलेंगे ये हुआ मोनोब्रोमिनेशन। यहाँ पे 3 आ रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली ब्रोमीन वाटर के साथ मिलाओगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा जो एक व्हाइट PPT होगा। अगर आप CH3CO होल ट्वाइस पैराडिन की प्रेजेंस में फिर ब्रोमिनेशन करवाएंगे H प्लस OH माइनस की प्रेजेंस में, तो वो आपको क्या बना के देगा? वो सिर्फ ब्रोमीन को कर देगा कंट्रोल, और कंट्रोल करने के बाद बनाएगा 4 ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। ये लास्ट रिएक्शन है हमारी एमाइन की, जिसको हम कह रहे हैं नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? नाइट्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ
नाइट्रो ग्रुप। और नाइट्रो ग्रुप जब आता है जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो एनिलीन को जब नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाया जाता है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में और 288 केल्विन पे हीट किया जाता है, तो वो तीनों तरह के प्रोडक्ट बनाता है। तीनों तरह के प्रोडक्ट बनाने का मतलब क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप आएगा, मेटा पोजीशन पे भी आएगा और पैरा पे भी आएगा। मतलब पैरा नाइट्रो एनिलीन भी बनेगा, मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बनेगा और ऑर्थो वाला भी बनेगा। तो ये है पैरा वाला, ये है मेटा वाला और ये क्या है, ऑर्थो वाला। तो सबसे ज्यादा जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो पैरा नाइट्रो एनिलीन 51% होगा, फिर मेटा जो 47 होगा और बहुत थोड़ी सी अमाउंट में हमारा ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बनता है। तो मैंने ये दो वीडियोस में, एक पार्ट 1 में और पार्ट 2 में पूरा का पूरा एमाइन आपके लिए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसका दे दिया है। ठीक है, तो सभी बच्चे दोनों पार्ट को देखें और एमाइन आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करें। और एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है जो एमाइन के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट भी हैं, मतलब 1 नंबर वाले भी हैं, शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड वाले भी हैं और लॉन्ग भी हैं। और शॉर्ट वीडियो को और देखें तो ये 3 वीडियोस आपके लिए एमाइन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों वीडियोस को अगर आप ठीक तरीके से देख लोगे तो एमाइन इससे बाहर नहीं आएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज करें और जो मैंने उस शॉर्ट वीडियो में एमाइन के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें मोस्टली, तो उनसे अलग नहीं आएगा। ये 3 वीडियोस, मतलब एक तो शॉर्ट है, वो तो शॉर्ट ज्यादा 40 सेकंड की, उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और ये 2 वीडियोस जो मैंने डाली हैं, इन दोनों वीडियोस में आपको पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्जाम तक सारे का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ के, तीनों के आपको मिल जाएंगे। ठीक है।